हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक के लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जहां थे सीरीज यानी कि 3D 4D यानी सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहां आ जाते हैं। 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक एंड 4D सीरीज वाइट्रियम 39 टू कैडमियम 48 10 एलिमेंट्स। यहां तक हम लोग ने कर लिया था। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो यहां आपके पास 5D सीरीज है। 5D सीरीज का मतलब हम लोग ने देखा था 6th पीरियड होगा और 6th पीरियड में एफ और बाइटल भी डेवलप कर जाता। इसके बाद 7th में उसी तरीके से एक आपके पास और बढ़ेगा पीरियड नंबर यानी कि 5F 6D और 7S। तो हम लोग के पास जो एलिमेंट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे 5D और 6D, लेकिन उनमें 4F और 5F। 4F और 5F के बारे में बता दें कि 4F मतलब 4F के जो एलिमेंट्स होंगे उनको लैंथेनाइड्स कहते हैं और लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ी जाती है 4 यानी कि F ब्लॉक में। उसी तरीके से 5F को हम लोग एक्टिनाइड्स कहते हैं और एक्टिनाइड्स की भी प्रॉपर्टीज हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो उसमें डी ऑर्बिटल्स के यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे अलग करते हैं वो आप यहां देखिएगा। ये देखिए, जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कि 5D सीरीज में फर्स्ट मेंबर लैंथेनम है, लेकिन लैंथेनम के बाद सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेटियम 71 को लैंथेनाइड्स कहते हैं और ये लैंथेनाइड्स 4F के हैं। इनको हम लोग नीचे की तरफ यानी नीचे जो आपके पास ब्लॉक बने हुए जो हमने दिखाए थे F के वहां रख देते हैं। तो ये F ब्लॉक के मेंबर हैं। तो लैंथेनम यानी कि फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट यानी कि 3D फर्स्ट मतलब यहां पर हो गया थर्ड ग्रुप का मेंबर। जैसे हम दिखाया था ना कि डी ब्लॉक के मेंबर का ग्रुप नंबर 3 से 12 होगा। बाकी यहां पर थर्ड ग्रुप के बाद ये वाले जो होंगे 4 to 12 यहां पर, तो यहां टोटल 9 एलिमेंट्स यहां हो गया। तो डी ब्लॉक का पहला मेंबर 5D सीरीज में लैंथेनम, सीरियम 258, ल्यूटेटियम 271 यानी ये लैंथेनाइड्स है, हॉफनियम 72 टू He80। तो 9 यहां, एक यहां, तो टोटल 10 एलिमेंट्स यहां पर भी हो गए 5D सीरीज में। उसी तरीके से 6D सीरीज में एक्टिनियम फर्स्ट मेंबर है और उसके आगे 14 एलिमेंट्स। जैसा मैंने आपको कहा था कि F में 14 एलिमेंट्स रखे जाते हैं क्योंकि F में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। तो थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 को एक्टिनाइड्स में रख देंगे। अब आपके पास RF यानी रदरफोर्डियम 1042, कॉपर्निशियम 112, ये हो गए आपके पास 9 केमिकल्स यहां पर। तो टोटल 10। इस हिसाब से 5D सीरीज में और 4D सीरीज में भी टोटल 10 और 10 एलिमेंट्स हो गए, जैसा 3D और 4D में भी था। आपको यहां पर इनके नंबर जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां आपके पास फर्स्ट मेंबर जो है लैंथेनम, अच्छे लैंथेनम जो है लैंथेनाइड्स का पार्ट नहीं है। लैंथेनम के आगे के 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स होते हैं और उसी तरीके से एक्टिनियम के आगे के 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स होते हैं। तो लैंथेनाइड्स जो है लैंथेनम को शामिल नहीं किया जाएगा। उसी तरह से एक्टिनाइड्स में भी एक्टिनियम नहीं है। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो लैंथेनाइड ये है 58 to 71 और एक्टिनाइड्स 90 to 103। यहां तक के एलिमेंट्स के सिर्फ जो मैंने नंबर दिखाए हैं वो याद रखिएगा। मेनली हम लोग को
जो एलिमेंट्स पढ़ने हैं वो 3D सीरीज के पढ़ने, पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद नहीं रखने हैं। सिर्फ आपको एक रेफरेंस में शुरू और ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट कहाँ से शुरू हो रहा है और लास्ट कहाँ पर जाके कंप्लीट हो रहा है, वो याद रखिएगा। बाकी पूरे के पूरे टोटल 40 एलिमेंट्स को याद नहीं रखना। 3D सीरीज का हाँ जरूर याद रखना, क्योंकि उनके क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज में हम लोग यहाँ पर साइज को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। जैसा हम लोग को मालूम है कि पीरियड वाइज जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है जब z की वैल्यू कम होती है, यानी लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो z की वैल्यू पीरियड में कम होने, z की वैल्यू बढ़ने की वजह से साइज कम होती है। इसलिए पीरियड में साइज को हम लोग मेनली z की वैल्यू से देखते हैं। ये हम लोग अब तक s और p ब्लॉक वाले केमिकल में करते आ रहे हैं। डी ब्लॉक में थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग समझते हैं। तो डी ब्लॉक के मेंबर में सबसे पहले यहां 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। 3D सीरीज वाले केमिकल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक की एटॉमिक नंबर मैंने लिख दी है। तो यहां पर एक जनरल ट्रेंड नहीं है कि z की वैल्यू बढ़ता है तो साइज छोटा हो जाएगा। यहां पर साइज को 3 पार्ट में आपको समझना होगा। पहले वाले केस में यानी शुरुआत के जो मेंबर है वहां पर साइज को घटते हुए यानी कम होते हुए दिखाया है, ठीक है। दूसरे केस में साइज यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल को साइज को ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखाया गया, यहां पर साइज लगभग बराबर है। और कॉपर से जिंक में साइज इंक्रीज कर जाता है। मतलब जब आप 3D सीरीज के मेंबर के बारे में यानी साइज के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले आप इनके साइज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, जिससे आपको कम से कम साइज का वेरिएशन समझ आ जाएगा। तो साइज के वेरिएशन को मैंने शुरू के मेंबर में यानी यहां से लेकर के यहां तक वाले में हमने साइज को कहा है कि वो साइज z की वजह से कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट और निकेल का। जबकि ऑल्दो यहाँ पर z की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन फिर भी यहाँ पर साइज जो है वो कांस्टेंट बताया गया है। इसके बाद आते हैं कॉपर और जिंक में, तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पर साफ है कि साइज को हम लोग को 3 अलग अलग पैटर्न में पढ़ना हो। साइज के लिए हम लोग यहाँ पर एक और चीज भी देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग। ये दोनों चीजें हम लोग ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी, उसी को लेकर के यहाँ पर दिखाया गया है। पहले जो आपके पास यहाँ पर दिखाया गया है एटॉमिक साइज के कम होने को, तो यहाँ पर Z इफेक्टिव मोर देन यानी कि Z इफेक्टिव की जो पावर है वो शील्डिंग इफेक्ट SE है, शील्डिंग इफेक्ट उससे ज्यादा है, उसके बारे में दिखाया गया है। समझते हैं कि क्या है ये देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ आपके पास मान लेते हैं ये एक वेरिएशन है, दूसरा वेरिएशन ऐसे हमने कर दिया, थर्ड वेरिएशन हमने ऐसे कर दिया। सबसे पहले आप तो ये देख लीजिए कि इस जगह पर सब में 4s में इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास ये ले लेते हैं 4s, ये भी ले लिया 4s और ये भी ले लिया 4s। 4s जो है बाहर वाला शेल है। अब हम आपको दिखाते हैं 3D। तो 3D वाले केमिकल को चलो यहां पर इसी तरह से दिखाते हैं। ये है 3D, एक ये ले लिया ऐसे, ये ले लिया इस तरीके से। अब आप देखिए क्या, जैसा हम लोग को मालूम है
कि न्यूक्लियस क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये देखिए न्यूक्लियस का काम ये है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता। इलेक्ट्रॉन खींचने को हम लोग यहाँ पर पावर ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा है शील्ड। शील्ड मतलब इनर इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो देखिए ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये 3D सीरीज के मेंबर हैं। ये देखिए ये लोग मिलकर के इनको रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल्शन इनर इलेक्ट्रॉन का होता है, इनर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। और न्यूक्लियस क्या करता है कि इस जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन, उसको खींचता है। तो एट ए टाइम दोनों फोर्स लगते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस की तरफ से लगता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर, और रिपल्सिव फोर्स जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं। तो उन केस में यहां पर क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि जो ये है अट्रैक्टिव फोर्स ए, मान लेते हैं इट इज डोमिनेट्स ओवर रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर डोमिनेट कर जाता है। तो इस केस में आगे बढ़ते हैं जैसे, तो न्यूक्लियर चार्ज अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाता है, जिस वजह से साइज कम हो जाती है। ऑल्दो यहाँ पर डी ऑर्बिटल, जो इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहे हैं, लेकिन उनका रिपल्शन उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो न्यूक्लियस चार्ज पर, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डोमिनेट कर जाए। तो यहाँ पर जो डोमिनेट करेगा उसी का इफेक्ट वहां पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स ओवर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये तो हुआ पहली वजह जिसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो शुरुआत में एलिमेंट्स की साइज जो है छोटी हो जाती है। नेक्स्ट में आते हैं। अब यहां पर इसी को हम फिर से बनाते हैं, जैसे ये ले लिया, ये ले लेते हैं। इसमें ये D6 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये इलेक्ट्रॉन D6 है, और ये तो पहले से 4s वाले है ही। ये हो गया आपके पास 4s का, तो ये हो गया 4s वाले, और ये हो गया 3D वाले। अब आपको मालूम है कि यहां तक तो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये D6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मान ले कि D6 आयरन वाले में यहां पर इंटर कर गया। नेक्स्ट में अगर आपके पास D7 है तो ये यहां आ गया, D8 है तो मान लेते हैं यहां आ गया, ये सब इनर में आएगा। तो D8 हो गया। अब आपके पास ये वाला तो है ही, और इस वाले केस में भी ये तो होगा ही, और यहां पर एक ही है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या किया कि ये एक इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड किया D6 में, D7 में 2 अलग इलेक्ट्रॉन देखा है, D8 में और देखा है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही यहां पर भीड़ हो रहा है, यानी कि D में, तो भीड़ होने की वजह से क्या होगा कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी इनको रिपेल करेंगे। और नेक्स्ट में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा भी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा भी। तो उस केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और यहां पर अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कर रहे होते हैं, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है और जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देता है।
मतलब जैसे ही अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए उनका भी इफेक्ट अब डोमिनेट करेगा। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी एक यूनिट बढ़ता है, देखिए यहां से 26 से 27, 27 से 28, तो न्यूक्लियर चार्ज भी एक यूनिट बढ़ता है। तो उस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियस का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर आयरन कोबाल्ट एंड निकेल में जेड इफेक्टिव यानी न्यूक्लियस जिस पावर से 4s को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, 3D में इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से रिपल्शन भी वहां पर होना शुरू होता है। तो एक केस में यह होता है कि जितना इफेक्ट अट्रैक्शन का है उतना रिपल्शन का, यानी कि दोनों एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं, जिससे उनके इफेक्ट लगभग बराबर हो जाते हैं। और जब इफेक्ट लगभग बराबर होते हैं तो यहां पर Z इफेक्टिव इज इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि न्यूक्लियस का पावर और रिपल्शन दोनों का इफेक्ट बराबर होने की वजह से, इक्वल होने की वजह से यहाँ पर साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर साइज के कांस्टेंट होने की वजह है जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट के इक्वल। अब आते हैं इस जगह पर ये वाले इफेक्ट पर। यहां अगर हम आपसे बात करें कि इसमें ऐसा क्या हो जाता है, कॉपर और जिंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पर ऐसे रख दिया। अब यहां पर क्या होता है कि ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है वो अब तो पूरी तरीके से डी में थोड़ा बहुत भी जगह, यहां पर तो डी में थोड़ा बहुत जगह था जिस वजह से न्यूक्लियस अपने तरफ से कुछ ताकत लगा रहा था, लेकिन यहां पर डी कंप्लीटली फिल्ड है, अब तो जगह ही नहीं है। जब डी कंप्लीटली फिल्ड होगा तो यहां पर अट्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो रिपल्शन का जो इफेक्ट है अट्रैक्शन पर डोमिनेट कर जाएगा। उन हिसाब से वो काफी तेजी से इनको रिपेल करेगा और उस वजह से साइज जो है फिर से बढ़ जाएगी, जो यहां पर साइज कांस्टेंट हो रही थी और जो कम हो रही थी। आपको फिर से बता दें कि कॉपर और जिंक के टाइम क्या होता है कि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से डी ऑर्बिटल जो इनर शेल के हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन में जेड इफेक्टिव की जो पावर है वो शील्डिंग पर कम डोमिनेट करता है, या शील्डिंग जेड इफेक्टिव जो है शील्डिंग के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर जेड इफेक्टिव। तो शील्डिंग का इफेक्ट यहां पर डोमिनेट कर जाता है, जिस वजह से जेड की पावर या न्यूक्लियस की पावर कम हो जाती है, जिस वजह से साइज जो है कि यहाँ पर नॉर्मल वे में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये 3 चीज ध्यान रखिएगा, उतना से काम चल जाएगा कि पहली बार वाले में साइज कम हो जाता है क्योंकि जेड इफेक्टिव मोर देन शील्डिंग इफेक्ट। दूसरी बार में साइज कांस्टेंट क्यों होता है, तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट। थर्ड में साइज क्यों बढ़ जाता है, तो शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर जेड इफेक्टिव। ये हो गया आपके पास। यहां पर एक ग्राफ से भी समझिएगा। ग्राफ में एटॉमिक रेडियस और जेड को दिखाया गया। देखिए यहां पर क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम है, इनके देखिए साइज जो है धीरे धीरे कम हो रही है। कम होने के बाद हमने दूसरा वाला जो मेंबर लिया है वहां यहाँ देखिएगा फेरस, कोबाल्ट और निकेल की साइज है जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखाया गया, और यहां पर देखिएगा ये 2 केमिकल के साइज को बढ़ते हुए दिखाया गया। तो पहले वाले केस में जेड इफेक्टिव जो है डोमिनेट्स ओवर शील्डिंग, दूसरे वाले केस में दोनों की वैल्यू इक्वल होगी जेड इफेक्टिव और शील्डिंग की, और थर्ड वाले में जेड इफेक्टिव की वैल्यू शील्डिंग से कम होगी। तो ये साइज का वेरिएशन आपको यहां पर ऐसे मिल जाएगा 3D। अब थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 4D और 5D पर। 3D के केमिकल्स मैंने लिखे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। ठीक है,
यहाँ वाइट्रियम है, जिरकोनियम, नायोबियम 41, मॉलिब्डेनम 42, टिक्टेनियम 43, रुथेनियम 44, रोडियम 45 और उसके बाद पैलेडियम 46 है, सिल्वर 47, कैडमियम 48। उसी के बाद लैंथेनम है 57, फिर उसको देखिए 72 लिया है, बीच के एलिमेंट्स को हटा दिए हैं लैंथेनाइड्स के फॉर्म में। हॉफनियम 72, टेंटेलम 73 है, टंगस्टन 74 और उसके बाद यहाँ पर रेनियम है, रेनियम 75, ऑस्मियम 76, इसके बाद इरिडियम 77, प्लेटिनम 78, गोल्ड 79, Hg80। अब यहां से समझते हैं कि साइज में क्या है। तो 3D से 4D, 3D से 4D में साइज देखिएगा। तो 3D से 4D साइज जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों? तो आप इनको पहले लिखे 3D 4S, 4D 5S, यानी कि यहां पर साइज क्यों बढ़ेगा? तो आपको सिंपल बता दें कि यहां पर साइज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहां पर एक शेल बढ़ता है 3D से 4D, 4D से। तो फिर से बता दें, ग्रुप में 3D से 4D आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? तो आप इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखें 3D 4S, 4D 5S, शेल बढ़ने से साइज बढ़ जाएगा। अब हम नेक्स्ट में आते हैं 4D से 5D में। 4D 5D, 4D से 5D में साइज यहां पर भी इंपॉर्टेंट समझिएगा, साइज यहां भी कांस्टेंट हो जाता है। अब यहां ऐसा क्यों हो गया? तो एक बार फिर से हम आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखाते हैं 4D एंड 5S, 5D एंड 6S एंड यहां 4F। अब आपको एक और चीज बता दें कि जब हम लोग किसी केमिकल की कॉन्फ़िगरेशन जब ग्रुप वाइज देखते हैं तो ग्रुप में शेल के बढ़ने से साइज बढ़ता है। यहां पर भी देखिए शेल बढ़ रहा है जैसे वहां दिखाया था मैंने। लेकिन अगर आपको ध्यान हो कि एस ब्लॉक में साइज के बढ़ने की वजह क्या था कि शेल वहां बढ़े थे, कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा था, यानी सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पीछे आपने देखा होगा इनर्ट गैस है। साइज के बढ़ने के लिए ग्रुप में हम लोग मेनली जो बात करते हैं वो बात करते हैं शेल के बढ़ने के लिए वहां कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ये देखिए 3D 4S, 4D 5S, यहां पर एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन है तो शेल का यहां इफेक्ट होगा। यहां देखिए क्या है 4D से 5S एंड 5D 6 में यहां पर 4F है। 4F का भी शील्ड देखने को मिलेगा क्योंकि आपको मालूम है कि इस वाले केमिकल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल्स में होते हैं वो s और d के इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके बोलते हैं। तो यहां पर आपके लिए इन दोनों को इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो अब आप बताओ कि जब इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा तो 4F की जो शील्ड होती है वो काफी कमजोर होती है, यानी कि 4F के शील्ड के कमजोर होने से न्यूक्लियस की जो पावर है वो इनके केस में ज्यादा डोमिनेट करता है बशर्ते कि ऊपर वाले में। अब आपको यहां पर फिर से बता दें कि इसकी शील्ड का कमजोर होना, जैसे शील्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के जो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो पास में होता है एस, जितने पास होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियस के पावर को वो कम करने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये P और ये D, तो जितने दूर होंगे वो न्यूक्लियस के पावर को उतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस जगह पर क्या होता है कि F वाले जो होते हैं, F के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उतनी अच्छी शील्ड नहीं बनाते हैं, जिस वजह से उनके ऑर्बिटल्स की वजह से न्यूक्लियस की पावर यानी कि जो Z है वो डोमिनेट कर जाता है। तो उस केस में
यहां पर इसी को हम लोगों ने जैसे पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यह हुआ कि सिक्स्थ पीरियड में जब हम लोगों को एफ ऑर्बिटल्स दिख जाएगा या एफ ऑर्बिटल हम लोग को मिलेगा, तो एफ ऑर्बिटल की वजह से न्यूक्लियस का पावर जो है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एफ की शील्ड कमजोर होती है। जब एफ की शील्ड कमजोर होगी तो न्यूक्लियस डोमिनेट कर जाएगा, यानी जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर जाएगा, तो साइज नॉर्मल से शेल के बढ़ने के बाद भी इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो उस केस में यहां पर देखिएगा कि यहां से यहां तक 3D से 4D में साइज तो बढ़ गया, लेकिन 4D से 5D में साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि जिरकोनियम से हॉफनियम में क्या होगा, तो बोलोगे साइज ऑलमोस्ट इक्वल। यहां पर भी क्या होगा, तो बोलोगे साइज ऑलमोस्ट इक्वल। यहां पर भी क्या होगा, तो साइज ऑलमोस्ट इक्वल। यानी कि 4D से 5D सीरीज के केमिकल में साइज का ऑलमोस्ट इक्वल हो जाना, तो हम लोग बोलेंगे इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, और इट इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। इसमें भी पूरे केमिकल का याद नहीं रखना एटॉमिक नंबर। आप यहाँ 3 केमिकल जिरकोनियम, हॉफनियम, नायोबियम, टैंटेलम, मोलिब्डेनम, इतना याद रखो तो इतने से काम चल जाए कि इनमें से कौन से केमिकल की साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3D 4D 5D सीरीज में यहां पर ये जो केमिकल है, यानी कि ये, इनकी साइज बढ़ेगी, स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम, बिकॉज जो आपने एफ ऑर्बिटल लिखा, तो एफ ऑर्बिटल अभी हमने शुरू में दिखाया था ना 58 के बाद आया था, इससे पहले तो एफ का इफेक्ट ही नहीं होगा। यानी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है 58 के बाद वाले केमिकल पर देखने को मिलेगा। 57 और उससे पहले वाले में एफ ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो यहां पर हम लोग नॉर्मल शेल की वजह से साइज बढ़ेगा। तो स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम, इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 3D से 4D में साइज क्या होता है, तो बढ़ता है, तो 4D से 5D में साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट मेंबर को छोड़ करके, यानी फर्स्ट मेंबर में साइज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो ये आपके लिए साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट यहां से यहां तक है, उसी को ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। देखिएगा 3D से 4D में ये देखिए डिफरेंस देखिएगा, 3D से 4D में साइज बढ़ रहा है। अब 4D से 5D में देखिए क्या हो रहा है कि ये ग्राफ जो है ये दोनों का नॉर्मल वे में इक्वल है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 4D से 5D में जो साइज है, यानी यहां पर रेडियस और जेड के बीच में ग्राफ है, ये ऑलमोस्ट इक्वल क्यों है, तो आप यहां पर इनका रीजन क्या बताएंगे कि 4D टू 5D साइज ऑलमोस्ट इक्वल, इट इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज इनका जो है लगभग बराबर हो जाता है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे जो है आयोनाइजेशन एनर्जी और बाकी फैक्टर्स पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि साइज का जो मैंने इतने वेरिएशन दिखाए हैं, आपको कौन सा काम करना है, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। साइज में 2 ही पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट हमने ग्राफ से समझाया भी है, लेकिन आपके लिए पहला काम ये है कि पहला काम ये फर्स्ट मेंबर को जेड इफेक्टिव मोर देन शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा साइज कांस्टेंट है, जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट, और थर्ड में जेड इफेक्टिव लेस देन शील्डिंग इफेक्ट। ये पहला 3D मेंबर का पहला, बस समरी इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट याद भी कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। दूसरा काम यहां पर यह है कि 3D से 4D सीरीज में साइज जो है कि इंक्रीज करता है, और 4D से 5D सीरीज में साइज कांस्टेंट रहता है। पहले मेंबर पर यहां पर
3D से 4D, 4D से 5D में साइज जो है यहाँ पर इंक्रीज करेगा। बाकी जो मेंबर हैं 3D से 4D में तो साइज बढ़ेगा, लेकिन 4D से 5D में बाकी मेंबर में यहाँ पर जिरकोनियम से आगे तक वाले में साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट 4D से 5D में क्यों रहता है? तो इट इज ड्यू टू 4F ऑर्बिटल, यानी पुअर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल, एंड इट इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। ये सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह आपको समझाने के लिए आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट में हम लोग आगे फिर से नेक्स्ट जो है पार्ट पर डिस्कस करेंगे। ओके।